सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रिंग रोड मंसूबा जिसकी तहकीकात हुई। इसकी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पेश कर दी गई। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में वज़ीर आज़म के जो साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी, जिन्होंने इसी केस में अपना इस्तीफ़ा पेश किया था, और गुलाम सरवर खान को क्लीन चिट दे दी है। ये दोनों शख्सियात को क्लीन चिट मिल चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने 21,000 सफ़हात की छानबीन की, 100 के करीब अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए, जिसके मुताबिक रिंग रोड की अलाइनमेंट को तब्दील करना और गैर कानूनी अवार्ड होना साबित हो गया। एंटी करप्शन पंजाब ने डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर मुतालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिंग रोड की अलाइनमेंट तब्दील करने की मंजूरी सूबाई डेवलपमेंट बोर्ड से नहीं ली गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का वज़ीर आला पंजाब से हिदायत लेने का दावा भी गलत साबित हुआ है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए 5 नई इंटरचेंज तजवीज़ की। रिपोर्ट में बताया गया कि रिंग रोड मंसूबे में वज़ीर आज़म की हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि PC1 में तब्दीली करने से मंसूबों की लागत में 10 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रिंग रोड स्कैंडल की रिपोर्ट जल्द पब्लिक कर दी जाएगी और ये वज़ीर आज़म को इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर का किरदार सामने आया। एंटी करप्शन हुकाम ने शवाहिद मिलने पर ही साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार किया है। और रिंग रोड स्कैंडल के एक और किरदार लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश को भी गिरफ्तार किया गया है। और एंटी करप्शन पंजाब ने अब ये मामला मजीद तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया है, क्योंकि ये कहा गया है कि ये इनके डोमेन में नहीं आता सियासी शख्सियात को इन्वेस्टिगेट करना, तो इसलिए जो मजीद तहकीकात होंगी वो नैब के लिए भेज दी गई हैं और नैब जो है वो तहकीकात करेगा। नैब की कारकर्दगी पर इससे पहले अपोजिशन की जानिब से सवालात उठते रहे हैं, फिर हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हमारे सामने हैं। लेकिन रिंग रोड मंसूबे के हवाले से वाकई ये इकदाम जो होगा ये कैसा होगा, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं और दीगर मेहमान हमें आगे जाके ज्वाइन करेंगे। मुर्तज़ा, सबसे पहले तो ये जो आई है इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट, इसमें तो फ़िलहाल जुल्फ़ी बुखारी, जिन्होंने इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए इस्तीफ़ा दिया था, और गुलाम सरवर खान, उनको तो फ़िलहाल क्लीन चिट मिल गई है। तहकीकात होंगी तो नैब करेगा, लेकिन नैब के किरदार पर तो पहले ही से बात की जा रही है कि नैब जो एहतसाब कर रहा है वो बिला एहतसाब नहीं हो रहा, सबका एहतसाब नहीं हो रहा, सिर्फ अपोजिशन को ही सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। गो के हुकूमत तो कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये मामला नैब के पास जाएगा तो फिर इस मामले का आगे क्या होगा, आप क्या बताएंगे? बहुत शुक्रिया सुमिया। सबसे पहले इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो कल रिपोर्ट पेश की गई है वज़ीर आज़म साहब को, उसमें एक सेक्शन है फाइंडिंग्स ऑन अलाइनमेंट जी, वो और उसका जो दूसरा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से है कि रिवाइज्ड PC1 फॉर 66.3 किलोमीटर अप टू संजानी कॉस्टर ₹16.3 बिलियन अप्रूव्ड बाय PND फॉर एक्निक। यानी कि पहले लिखा हुआ है कि किसी ने अप्रूव नहीं किया जी, ये इसमें लिखा हुआ है, इसी में है, इसमें लिखा है कि ये अप्रूव किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह से इस वक्त एंटी करप्शन की जानिब से कोई क्लीन चिट किसी भी सियासी शख्सियत को नहीं मिली है। 2 लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं उसमें कमिश्नर रावलपिंडी हैं और लैंड कलेक्टर वसीम ताबिश हैं। उनसे इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चलेगा कि उन्होंने किसके कहने पर और किसकी अप्रूवल से ये तमाम जो काम किए हैं एक्स्ट्रा, वो किसके कहने पर किए हैं और क्यों किए हैं, कहाँ से अप्रूवल थी। इसमें बात यहाँ तक नहीं रुकेगी कि सरवर खान साहब का नाम आया या जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम आया। यहाँ CM पंजाब जो हैं विदाउट मिनट्स ऑफ द मीटिंग
उन्होंने इसकी अप्रूवल दी है, जिसके गवाह जो हैं वो सलमान शाह साहब हैं, जो कि मशीर हैं पंजाब गवर्नमेंट के। सलमान शाह साहब जो हैं उन्होंने 2 से 3 मरतबा CM साहब को ये रिक्वेस्ट की कि जिस मीटिंग में हमसे ये अप्रूवल ली गई थी उसके मिनट्स कम से कम दे दें, उसको साइन कर दिया जाए। उन्हें वो मिनट्स नहीं दिए गए। अभी ये बात जो है अब यहाँ पे चली है, तो आपको ये पता चलेगा। जिस तरह से पहले ये कहा जा रहा था कि जो सब्सिडी है वो मुझे पता नहीं चला, वो कैबिनेट में नहीं आई। ये कैबिनेट से बाला चीज़ें भी बहुत कुछ हो रहा है, और पंजाब कैबिनेट से बाला ही ये इस मंसूबे की अप्रूवल दी गई है। और CM साहब उसमें पूरी तरह से हुई नहीं, उनका CM के साथ कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई और उसके पहले ये सारे मामलात हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो बातें ये कहा जा रहा है कि प्रोविंशियल जो डेवलपमेंट है वो इसी तरह से हो गई है, और इतना बड़ी कॉस्टिंग जो थी वो एडिशनल कॉस्टिंग वो ऐड अप हो गई है, उसकी बाकायदा अप्रूवल्स हुई हैं और उसके बाद जाके ये काम हुआ। और जो उस वक्त के कमिश्नर हैं उनको ये तमाम चीज़ें कन्वे की गई हैं। ज़ाहिर है कि PND की जानिब से कन्वे किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कन्वे किया गया, जो कुछ भी उन्हें कन्वे किया गया है। ऑफिसर्स तो आपको पता है कि वो एक हद तक काम कर सकते हैं, और जब उनके हाथ जो हैं वो जलने लगें तो वो अपना काम छोड़ देते हैं। ऐसा कभी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की सूरत हाल कभी नहीं हुई कि बराह रास्त खुद उन्होंने कोई ऐसे डिसीजन लिए हों। ये हो सकता है कि वो डिसीजन जब ले लिए जाएँ तो उसके बाद जब वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अपना माल भी बना लेते हैं, या अपने उसके तरीक़ाकार होता है उसको किस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूशन करनी है। तो ये अगर ये जो 13-14 पेजेस की जो रिपोर्ट है, इसी में भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इसी को अगर आप एक जो फाइंडिंग्स हैं उसको दूसरी के साथ मिला के पढ़ें, दूसरी को तीसरी से पढ़ें, तो आपको साफ नज़र आता है कि ये सूरत हाल इतनी सादा नहीं है जितनी सादा। और फिर ये क्यों कहा गया कि ये एंटी करप्शन का मामला जो है वो मामला नहीं देख सकता है, इसको नैब को भेजा जाए। नैब को इसलिए भेजा जाए क्योंकि पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके ऊपर हाथ डालना है, तो नैब डिसाइड करेगा कि वो किन के ऊपर हाथ डाल सकता है। आम आदमी, गरीब बंदा होता कोई, और कोई ऐसे यही तो सवाल है ना मुर्तजा, यही तो सवाल है कि आम आदमी के लिए इस तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन एक सियासी शख्सियत के लिए या एक कोई बड़े आदमी के लिए कानून अलग तरीके से जो है वो हरकत में आ रहा होता है। यही तो अलमिया है, इसी पर तो हम बात कर रहे हैं। खुदा चट्टान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खेलदास साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। लेकिन मैं तमाम मेहमानों को इस ज़ाहिर शामिल गुफ्तगू करने से पहले आपको सुनवाना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिंग रोड मनसूबे के हवाले से क्या कहते रहे, ज़रा सुनाइएगा। ये मनसूबा कैसा होता, इससे कितना अच्छा असर पड़ता, ये तो बात की बात है, लेकिन जो बेज़ाब्तगियाँ, जो करप्शन इसमें सामने आई, जिसकी तहकीकात हुई, अब इसके बाद क्या होगा? क्या ये बस एक यही होता है पाकिस्तान में कि कभी शुगर स्कैंडल, कभी गंदम स्कैंडल, कभी दवाइयों का स्कैंडल, इनकी रिपोर्ट सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद उन केसेस पर मट्टी क्यों डाल दी जाती है? आगे उसकी कोई पेशरफ्त क्यों नहीं होती है? जिस तरीके से काम तेज़ी के साथ होता है, एक आम आदमी को सज़ा मिलती है, जिस तरह एक आम शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसा दूसरे लोगों के मामलात में या सियासी शख्सियात के मामलात में ऐसा क्यों नहीं होता? और अपोजिशन के साथ भी, अपोजिशन का एक नैरेटिव है, वो ये कहती है कि ऐसा हमारे साथ होता है, लेकिन हुकूमती शख्सों हो तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो इसीलिए पहले मैं बसरा साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू करना चाहूँगी। हुकूमत लेकर आई, ये ट्रेंड सेट किया कि जी हम तो तहकीकात करते हैं, हम अपने लोगों के नाम भी शामिल करते हैं, शुगर स्कैंडल हो, गंदम स्कैंडल हो, आज रिंग रोड मनसूबे का स्कैंडल हो, चाहे जितने भी मामलात हों, आगे पेशरफ्त नहीं होती। एक जहांगीर तरीन का नाम सामने आया शुगर स्कैंडल में, इसमें और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसी को हाईलाइट किया गया, फिर वो मामला भी ठंडा हो गया है। अब ये रिंग रोड मनसूबा है जिसको वो कहते हैं, राउट करते हैं कि जो नैब देखेगा सियासी शख्सियात पर, हम तो काम नहीं कर सकते। नैब के हवाले से तो खुद अब ये कहता है, हुकूमत ये कहती है कि जितनी भी अब जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए जी, और अब तो हुकूमत के बयानात भी सामने आ रहे हैं। तो फिर आप लोग इन चीज़ों को सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि जी हम देखें ये सब कुछ कर रहे हैं, आगे उसमें पेशरफ्त हो या ना हो? सुमैया, मैं तो सोच रहा था कि आप ज़रूर ये अप्रिशिएट पहले करेंगी कि हुकूमत ने, खा उसके दौर में कोई इशू आया है, कोई ख़बर आई है, कोई ऐसा मामला सामने आया है, तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने उसको टेकअप किया है
और उसकी इंक्वायरीज हुई हैं और उसकी रिपोर्ट सिर्फ ना की इंक्वायरीज हुई हैं, रिपोर्ट पब्लिक हुई हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि सुमैया इसके ऊपर अप्रिशिएट करेगी। चलिए मैं आपके अगले सवाल की तरफ जाता हूं। उस वक्त करूंगी जब मुझे नजर आएगा कि तरीन साहब के मामले किधर मुझे दोनों जरा मुझे सुमैया भी और भाई शहबाज क्योंकि सुमैया मुझे गुजारिश कर लेने दें। देखें, अगर कोई किसी की ये राय है कि इदारे अपना सही काम नहीं कर रहे, तहकीक तफ्तीश ठीक नहीं कर रहे, तो पूरा राइट है, इवन शहबाज भाई को राइट है, आपको राइट है, हम सब लोग इस मुआशरे का हिस्सा है। हमारा ये कानूनी ये जो पैसा है ये अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्सेस का पैसा है। अगर इसके ऊपर कोई खुर्द बुर्द करता है, कोई तहकीक तफ्तीश इदारा ठीक नहीं कर रहा, तो उसका फोरम कौन सा है? सर मैं क्यों कहूं, हुकूमत में कोई असरअंदाज होगी। हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है, आप तो खुद वकील हैं ना, आप तो सर हम तो कुछ नहीं जानते, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। एक आर्गुमेंट मेरा सुन लें फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। हाई कोर्ट के फैसले आपके सामने, ख्वाजा आसिफ के हो गए, दीगर लोगों के हो गए, क्या कहा? तो इदारे की तहकीकात तो आपके सामने, आप खुद बताएं, आप ज्यादा बेहतर। सुमैया रिजवान मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, आपको सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको गुजारिश ये की है, अगर आप ये समझते हैं कि तहकीक तफ्तीश ठीक नहीं हुई है, किसी को पॉलिटिकल प्रेशर के ताबे या किसी और मोटिव के ताबे छोड़ा गया है और उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुंचे, तो हमें, हमारी दोनों जमातों के नुमाइंदे भी बैठे हैं, हमारे सहाफ़ी भाई भी बैठे हैं, सिविलियन लोग, हमें सबको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, हर किसी को राइट है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, जाके एप्लीकेशंस दें। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बात कही ख्वाजा आसिफ साहब वाली या दूसरी, मैं खुद ये समझता हूँ, मैं भी कानून का एक अदना तालिब इल्म हूँ, कि इदारों को अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन के मामले को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए सुमैया, जो ज़मानत है, ज़मानत कत्ल से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। ज़मानत कत्ल के केस में भी हो जाती है और उसमें फाइंडिंग कोर्ट देती है, और कोर्ट साथ ये भी लिखती है कि ये जो हम बेल में जजमेंट दे रहे हैं या फाइंडिंग दे रहे हैं, ये केस की जजमेंट पे असरअंदाज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस था, उन्हीं दिनों में भी यही बातें हो रही थी जब उनकी बेल हुई, मरियम बीबी की और मियाँ नवाज, देखें जी ये कुछ भी नहीं होना, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, हमारे साथ ज्यादती। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? जब जजमेंट आई उनको सजा हुई। अभी भी जिन केसेस की आप ख्वाजा साद रफीक की बात कर रही हैं, आप ख्वाजा आसिफ की बात या किसी की भी, और हमारे लोगों के खिलाफ केसेस है, मेरा ख्याल है हमें जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। टाइम दिया बिल्कुल, लेकिन मैं आपकी इस बात से जरूर है, एक चीज आप मेरी एक आर्गुमेंट सुन लें, हम जाएं सुप्रीम कोर्ट में या नहीं जाएं, ये हमारा काम नहीं है। अगर इदारे सही काम नहीं कर रहे तो कानून साजी करना आपका काम है, इदारों को दुरुस्त करना आपका काम है। सर आप हुकूमत में हैं, हम हुकूमत में नहीं है। हमने सुमैया रिजवान आपने मेरी बात, सुमैया रिजवान आपने मेरी बात, मैंने फिर अब काम है, आपका काम है, क्यों नहीं है मैं बताता हूं क्यों आपका काम। मैं ये फिर कह रहा हूं कि क्या आप लोग टैक्स पेयर्स नहीं है? क्या आप इस मुल्क के शहरी नहीं है? अगर आप इस समय को गलत कर रहे हैं तो हर किसी का राइट है। पॉइंट टेकन, सारे काम अगर हमने सुमैया रिजवान मेरी बात ही नहीं समझ आप। सर मैं देखिए हुकूमत को तो, मुझे और लोग आप हुकूमत को तो पार्ट देखें गुजारिश 3 साल हो गए अभी तक आप लोगों ने क्या किया? आप हुकूमत को सुमैया सुमैया एक मिनट और लोगों को भी टाइम, मेरा 1 मिनट ले ले फिर दे दीजिएगा। आप लोग तो अभी दोनों भाई, मैंने गुफ्तगू सुनी है आपकी और शहबाज भाई की, आपके और शहबाज भाई की जो गुफ्तगू सुनी है। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं मुर्जा भाई की दोबारा आ जाती हूं, वो गुफ्तगू ये सुनी है कि हम लोग शायद मुलव्वस हैं, हुकूमत मुलव्वस है। सर एक सेकंड मैं आती हूं दोबारा। चट्टान साहब आप मुझे बताएं कि अभी तक जितने भी चीजें हैं, हुकूमत ये कहती है कि हुकूमत को अप्रिशिएट किया जाए कि हुकूमत ने कम अज़ कम अपने दौर में तहकीकात तो की, आगे तो बढ़ी। ये स्टेप तो किसी हुकूमत ने नहीं लिया कि अपने ही लोगों के खिलाफ तहकीकात कराई हों, रिपोर्ट पब्लिक की हो, चाहे वो पेट्रोल पर हो, चाहे वो चीनी पे हो, आटे पे हो, रिंग रोड मंसूबे पे हो। आप लोग अप्रिशिएट तो करें इस चीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल हम ज़रूर अप्रिशिएट करते अगर इसका कोई रिजल्ट सामने आ जाता और इसमें जो जिम्मेदारान है उसको कोई सज़ा मिल जाती है, और इसमें जो मुल्क का जो नुकसान हुआ है या कौमी ख़जाने का जो नुकसान हुआ है इसका तलाफी हो जाते, हम ज़रूर करते। लेकिन अभी तक जितनी स्कैंडल सामने आए हैं और जितने माफिया सामने आए हैं, तो इन केसों को आप उठा के देख ले। इसके लिए एक कानूनदान की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक जज की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक वकील की ज़रूरत नहीं है।
ये केस गुम फिर के इसके ताने बाने आके वज़ीर आज़म हाउस पे और वज़ीर आज़म की कुर्सी पे ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस मुल्क में चीनी का जो स्कैंडल आया, चीनी का किल्लत हुआ, तो चीनी का सब्सिडी किसके आर्डर से दी गई, वो भी आप वज़ीर आला के, वज़ीर आला को कौन आर्डर देता है? वो बेचारा तो एक गिलास पानी किसी को नहीं दे सकता है। इतना बड़ा सब्सिडी वो कैसे बगैर इमरान न्याजी के हुक्म के बगैर देंगे? फिर एक्सपोर्ट हुआ तो किसके आर्डर से एक्सपोर्ट हुआ? काबीने के आर्डर से हुआ, वज़ीर आज़म के आर्डर से हुआ। इम्पोर्ट हुआ तो किसके आर्डर से हुआ? इस तरह डॉलर्स का जो स्कैंडल है, दवाइयों का जो स्कैंडल है, गंदम का जो स्कैंडल है, ये रिंग रोड का जो स्कैंडल है, ये सारे घूम फिर के ये आ जाते हैं और इसका सिरा जहां तक पहुंच जाता है तो वो वज़ीर आज़म हाउस है और वज़ीर आज़म की कुर्सी है। तो इस वजह से ये लोग पीछे हट जाते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप तो ये डायरेक्ट ये बात कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पे सारा कुछ होता है, इसीलिए आगे कोई पेशरफ नहीं होती है। चलें, आपका पॉइंट है। एग्जैक्टली एक सेकंड। जी जी सुमैया, आप खुद सोचिए, हाँ, चीनी किसके सिग्नेचर के और किसके आर्डर से एक्सपोर्ट हुई? आप खुद सोचिए। गंदम किसके आर्डर से एक्सपोर्ट हुई? आप खुद सोचिए। ये सारी जितनी भी स्कैंडल्स है, जितनी भी माफियाज है, वो घूम फिर के आ जाती है वज़ीर आज़म हाउस पे। और ये लोग जो कह रहे हैं कि इदारे काम नहीं कर रहे, भाई बाकी इदारे काम कर रहे हैं, इदारे काम सही काम कर रहे हैं। इदारे पीपल्स पार्टी ये समझती है इदारे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। FIA का इदारे सही काम कर रहा था, उसको निकाल दिया। ठीक है, बेचारे के साथ क्या किया? एक इदारा ऐसा है जो नेप का इदारा है, जिसका वीडियो इनके पास पड़े हैं, जो पाँव से सर तक चूमने वाला वीडियो है, और इससे आगे का भी। देखिए, आप नहीं मानती, अब तो हमारे सियासी मुखालिफ भी मान गए हैं। चले, इदारे ठीक काम कर रहे हैं। मैंने इसीलिए पूछ लिया ना, मैंने आप ही का सवाल पूछ लिया। खेलदार साहब, आप भी मानते हैं इदारे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं? नहीं, पहली बात जो खान साहब ने भी की, दवाइयों में डाका लगा, चीनी में डाका लगा, आटे में लगा, पेट्रोल में लगा, सबको वज़ीर आज़म हाउस से बचाया गया। और ये नया ड्रामा किया गया है कि ये खाता भी है और बचाता भी है। तो ये इस शख्स जो बैठा हुआ है बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर हाउस की कुर्सी पे, ये शख्स सबको वैसे कोई नई बात तो नहीं है ना खेलदार साहब। पाकिस्तान में तो हमेशा ऐसे ही होता रहा है, अपने लोगों को बचाया जाता रहा है और अपने लोगों को नवाजा जाता रहा है। कौन सी नई बात है? मतलब आप एतराफ करती है, आप समझती है कि इमरान खान बिल्कुल यही नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ जो कुछ होता रहा है इसमें। अगर इमरान खान आप समझते हैं कि ऐसे कर रहे हैं, तो क्या कुछ नया कर रहे हैं? अगर इमरान बिल्कुल नया है सुमैया, बिल्कुल नया है, तो फिर उसको क्यों निकाल रहे हैं? सबको क्यों इंक्वायरी भी कर रहा है? और जो लोग जो रिंग रोड में जो बड़ा मुल्ज़िम है, वो चला गया रातों रात इस्तीफा देकर पाकिस्तान से बाहर, और उसको किसने जाने दिया? आप इल्जाम की बुनियाद पे अपोजिशन के लोगों को जेलों में डालते, तो अपने लोगों को क्यों नहीं डालते? अगर मैं तब समझता इमरान खान मेरिट पे काम कर रहा है कि उन सियासत को जेलों में डाला जाता इल्जाम की बुनियाद पे। अगर उन पे जिस तरह अपोजिशन के लीडर, आप लोग कितने केसेस लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हुकूमत के खिलाफ आप लोगों ने कितने केसेस दायर किए अब तक? हमारे लीडरशिप को जेलों में किसने डाला है? नेब न्याजी गठजोड़ नहीं है, तो नेब न्याजी जो ये नेब है या FIA, इस पे क्यों? चलें, अगर नेब न्याजी गठजोड़ है तो बिल्कुल आपने इस इदारे को खत्म करवाना था अपने दौरे हुकूमत में। प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करेंगे, गुलाम मुर्तज़ा का शुक्रिया अदा करेंगे, वापस आएंगे तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है और जिस तरह एक दूसरे पर गद्दारी के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या इसके बगैर हमारी इलेक्शन कैंपेन इनकम्प्लीट है? इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। 25 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए तमाम जमातें इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों शोर से चला रही हैं। मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ पर तकरीरें की जा रही हैं, जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने नोट की वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, ये तो खैर होता ही इलेक्शन कैंपेन में,
लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे को गद्दार कहा जा रहा है, जिस तरह एक दूसरे पर गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं एक दूसरे की जानिब से, कभी पीपल्स पार्टी पीटीआई पर, कभी नून लीग पीटीआई पर, कभी पीटीआई नून लीग पर, जिस तरीके से एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुँचाएगा? कि कश्मीर में इंतखाबात में अपनी इंतखाबी सरगर्मियों में बग़ैर दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए, क्या ये इलेक्शन कैंपेन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है? इसी पर ज़रा बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। बसरा साहब, जिस तरीके से हम एक दूसरे को गद्दार कहते हैं, हम एक दूसरे को कश्मीर का सौदा करने वाला कहते हैं, मोदी का यार कहते हैं, क्या ये इल्क़ाबात दिए बगैर, ये इल्ज़ामात लगाए बगैर हम कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते? सुमैया, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम नहीं करने चाहिए, किसी को एक दूसरे को गद्दार नहीं कहना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी सियासी कैंपेन करनी चाहिए, खा वो किसी तरफ से भी हो। मैं अब वो सारी मेरे सामने तक पूरी पुराना सियासी कारकुन हूँ, मुझे पता है किसने किसको नारे लगवाए जब भी। और इवन ख़ास तौर पे जब कश्मीर में इलेक्शन होता है या इवन गिलगित बल्तिस्तान में आप कैंपेन उठाकर देख लें, स्पेशली अपोजिशन के आप ज़रा जलसे देख लें, आप उनकी गुफ्तगू सुन लें। और हमारी तरफ से अगर किसी ने किया है तो बिल्कुल ये गलत बात है। हमें सबको अपना मंशूर पेश करना चाहिए, अपना विजन पेश करना चाहिए, अपनी सोच पेश करनी चाहिए, अपना प्रोग्राम सामने रखना चाहिए। और फिर वोटर का माइंड है कि वोटर किसको वोट देता है और किसको मुंतखब करके आगे लेकर आता है। सो ये वाला जो, और इवन आप ये देखें ना, जो सूबे वाली बात चल रही है उसके ऊपर मरियम बीबी ने जो गुफ्तगू की है, क्या मैसेज गया दुनिया के अंदर? क्या वो जो कश्मीरी आज अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं और इतने अरसे से मजालम उन पर हो रहे हैं, पता नहीं उनकी कितने लोगों की असमतें लुट गई हैं, कितने लोग शहीद हो गए, आप क्या मैसेज दे रहे हैं कश्मीर के अंदर खड़े होकर दुनिया को और ख़ास तौर पर अपने मकबूजा कश्मीर के लोगों को? और वो भारत जो आपका अजली और अब्दी दुश्मन है, आज वो कितना खुश हो रहा होगा, कितना वो आज उनकी अखबारें उठाकर देख लें, उनके चैनल उठाकर देख लें। बहुत ही अफसोसनाक कैंपेन है। सही कह रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक बात ये भी है कि अगर गंडापुर साहब कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्योंकि आप भी खुद रह चुके हैं, हर कारकुन की दिल आज़ारी होती है, उसका दिल दुखता है क्योंकि हम गद्दार कह देते हैं लीडर्स को उठा के। तो क्या ये ठीक है? आप इसकी मजम्मत करेंगे? आपने सुना होगा ना वो बयान। बिल्कुल गलत है। मैंने तो सुमैया स्टार्ट में कहा था, वो हमारी पार्टी का कोई दोस्त कहे, मैं कहूँ, कोई और कहे, बिल्कुल ये गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम नहीं करने चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। वो उनकी एक अपनी कंट्रीब्यूशन है और एक यहाँ पर एटमी कुव्वत बनाने में, अवाम को शऊर देने में बड़ा किरदार है उनका। सही। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, देखिए मेरा लफ्ज़ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीडर आए थे, जहाँ ने उन्होंने आंखें में आंखें डाल के बात की दुनिया की। इसी तरह अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जो लीड कर रहे हैं दुनिया में, इस्लामिक मालिक को लीड कर रहे हैं। तो किसी की भी क़यादत को, पहली बात तो यह है, हम सब सियासी कारकुन हैं, किसी की क़यादत को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, और खास तौर पर ये गद्दारी वाले गद्दार तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। चलें, जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात की। चौटान साहब बड़ा दिल करके बहुत अच्छी बात की आज बसरा साहब ने, उन्होंने खुद भी मजम्मत की। कोई भी अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है। गद्दार किए बगैर, कहे बगैर दूसरे को नहीं हो सकती है हमारी इलेक्शन कैंपेन। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो इंटरप्ट हो गई। ये जो कैंपेन कश्मीर में चल रही है, आपने गंडापुर साहब की बात की, मैंने उसके मुताबिक मौक़िफ़ दिया। आप भी माशाल्लाह एक सहाफ़ी भी हैं इस पाकिस्तान, और वी आर प्राउड पाकिस्तानी, हमें कश्मीरियों पे फ़ख्र है। जो बात कश्मीर में खड़े होकर मरियम बीबी ने कही है सूबे के हवाले से, मुझे बताइए कि इसको डिस्कस करना चाहिए। और बल्कि मैं समझता हूं कि उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। सही। उनके जो स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं उन पे माजरत करें। और मैं रात एक शो देख रहा था, उनका मुस्लिम लीग नून का एक दोस्त ना सिर्फ उनको डिफेंड कर रहा था, बल्कि वो बड़े जोरों शोर से लगा हुआ था कि हम ये कश्मीर के खिलाफ साजिश। भाई कौन कश्मीर के खिलाफ साजिश कर रहा है? कौन है जो कश्मीर के खिलाफ साजिश कर सकता है? कश्मीर जो है वहां पर हमारी शारग है, खा वो मकबूजा कश्मीर है, खा आज़ाद कश्मीर है।
इसके लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे कश्मीरी आप उन लोगों ने ज़रा अंदाज़ा करें ना, जिस घर पे गुजरती है, जिसके घर में लाश आती है वानी जैसे नौजवानों को, जिनको किस तरह शहीद किया जाता है, जिस तरह माओ बहनों की किस्मतें लुटती हैं, जिस तरह आज भी वो पता नहीं जिंदा भी हैं कि नहीं है, किसी को दुनिया से कट, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? तो मैं बिल्कुल तवक्को करूँगा कि आपसे भी, अपने सहाफ़ी भाइयों से भी, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से भी, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुतालबा करूँगा कि फिल फौर ये अल्फाज वापस लिए जाएं। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कश्मीर कॉज को जो भी ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड, ऐसी कोई बयान जो नुकसान पहुंचा सकता है, हमें भी सोच समझ के हमारे सियासतदानों को, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सियासतदानों पे कि उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ जो होता है वो बड़ी अहमियत कामिल होता है। अगर आप सोच समझ के कोई बयान नहीं देंगे, आप नहीं कहेंगे, तो ज़ाहिर है वो बहुत ही ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, वो कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुँचा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।